नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीआरडी करियर गाइडेंस के एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियोस में। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के बारे में। आप अपने ज़िले के कलेक्टर के नाम से और उनकी कार्यप्रणाली से भली भांति परिचित होंगे। कलेक्टर जो होता है वो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जिसके हाथों में पूरे ज़िले की कमान होती है। ज़िले की चाहे प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो या फिर कानून व्यवस्था की, या फिर हम बात करें सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं को लागू करने की, उनके क्रियान्वयन की और उनके संचालन का पूरे देखरेख की जिम्मेवारी यदि किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वो होते हैं जिले के कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद एक बहुत ही अधिक योग्यता और जिम्मेवारी वाला पद ही होता है। साथ ही साथ इस पद से एक बहुत अधिक उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वैभव और साथ में शक्ति की अनुभूति इस पद से जुड़ी हुई होती है। तो आखिर कैसे एक योग्य और अनुरूप व्यक्ति का चयन जिले के कलेक्टर के पद पर किया जाता है, वो कौन सी एजेंसी है जिसके थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है, आइए इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि स्लाइड पर ही आपको दिखाई दे रहा है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जी हाँ, जो कलेक्टर्स होते हैं उनके नाम के आगे एक लिखा हुआ होता है, आपने कभी देखा होगा IAS। तो IAS क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, या इसे हम अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज क्या हैं, इनका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या इनकी एलिजिबिलिटी होती है, कौन से सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना होता है, क्या इसका कट ऑफ होता है, इसकी मेरिट कैसे बनती है, इन सारी की सारी जानकारी को आज हम इस वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग वो रिक्रूटमेंट एजेंसी या भर्ती एजेंसी है जिसके द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या भारतीय प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। ये भारतीय सरकार की एक अखिल भारतीय भर्ती एजेंसी है जिसके द्वारा वर्ग 1 और वर्ग 2 के जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनका चयन किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग केवल IAS का एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कराता है, बल्कि इसके अलावा भी ये कई सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, जिसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होता है, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जाम होता है। जैसे कई सारे एग्ज़ाम UPSC के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके द्वारा स्पेशलाइज्ड पर्सन गजेस्टेड ऑफिसर का सिलेक्शन ही किया जाता है। इसमें से हम बात करने वाले हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। इसके अलावा भी अदर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं इन पर हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और IAS की सीरीज पर भी हम लगभग 3 से 4 अलग अन्य वीडियो और बनाएंगे, जिसमें एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ की, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात अलग से करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में। जो IAS का एग्ज़ाम है यह केवल IAS का एग्ज़ाम नहीं होता है, बल्कि इसे कॉमन तौर पे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहा जाता है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के तकरीबन 24 टाइप की जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट या योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। और इस चयन प्रक्रिया के लिए इंडियन UPSC का सबसे जो प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, जिसे हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE के नाम से जानते हैं, इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए होता है। उसके बाद जो दूसरी रैंक होती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज, फिर उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विसेज या जिसे हम IPS कहते हैं, जिसके थ्रू किसका सिलेक्शन होता है, किसी जिले के SP का सिलेक्शन इसी चयन प्रक्रिया के थ्रू होता है। इसके बाद कई सारी सर्विसेज हैं जो इसके थ्रू ही इस उम्मीदवारों का सिलेक्शन होता है। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो भारत के जो टफेस्ट टाइप के एग्ज़ाम है, सबसे टफ टाइप के एग्ज़ाम है, उनमें से एक है ये SCE का जो एग्ज़ाम होता है, जिसे हम IAS का एग्ज़ाम, सामान्य भाषा में हम IAS का एग्ज़ाम कहते हैं। और इसकी कठिनता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी जो कट ऑफ होती है, इसकी जो मेरिट लिस्ट होती है, वो तकरीबन 50% के पहले ही क्लोज़ हो जाती है। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने 50% मार्क्स भी इसमें हासिल नहीं किए हैं वो भी इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कठिन एग्ज़ाम है।
यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। सिविल सर्विस एग्ज़ाम इसको नाम दिया जाता है। इंडिया की जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, जो कि नीतियों को बनाने का, उनको लागू करने का काम करती है, एक सिस्टम होता है जिसमें 5 साल में पॉलिटिकल लीडर सेलेक्ट होते हैं। उनकी जो नीतियां होती हैं उनको बनाने का काम, उनको लागू करने का काम, उनको देखरेख का काम जो होता है, यही ब्यूरोक्रेसी करती है। और ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे मेन हिस्सा है वो यही आईएएस हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के थ्रू सिलेक्ट होकर के आते हैं। यदि हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो तकरीबन 24 गवर्नमेंट सर्विसेज में इसमें सिलेक्शन होता है। इसके बाद बात करें कि लगभग 8 से 10 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करते हैं, जिनमें से 5 से 7 लाख के आसपास बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। तकरीबन 3 से 3 लाख के आसपास के स्टूडेंट्स जो होते हैं वे फॉर्म तो फिल करते हैं, लेकिन तैयारी पूरी होने के कारण इसमें बैठते नहीं हैं। ये जो एग्ज़ाम है टोटल 3 भागों में कंडक्ट होता है। पहला जो होता है जिसे प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी टेस्ट कहा जाता है, दूसरा जो हिस्सा होता है उसको मेन परीक्षा कहा जाता है, और थर्ड जो पार्ट होता है उसे इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर साक्षात्कार के नाम से हम जानते हैं। सिलेक्शन जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी 1 साल तक लगभग चलती है। ये जून से लेकर के अप्रैल में कंक्लूड होती है, मई के आसपास इसका रिजल्ट आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि जो व्यक्ति है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। नेपाल या भूटान के नागरिक को भी कुछ कंडीशंस के अंतर्गत यहाँ इसमें बैठने की पात्रता है। साथ ही साथ कुछ और कंडीशंस हैं जिन्हें आप डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्टेज में बैठने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, लास्ट ईयर में के एग्ज़ाम दिए गए हैं या देने वाले हैं, तो भी वो ऐसे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जो फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेंस के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। एज लिमिट की हम बात करें तो जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 32 साल की एज जनरल कैटेगरी के लिए फिक्स की गई है। इसके अलावा आरक्षण के आधार पर SC ST के लिए, OBC के लिए, डिफेंस सर्विसेज के लोगों के लिए या जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए अलग अलग एज लिमिट में रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं। उनकी डिटेल लिस्टिंग आप विज्ञापन में देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसे जो BTech कर चुके हैं, MBBS कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। और लास्ट ईयर में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रारंभिक एग्ज़ाम में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूपीएससी ने निर्धारित करके रखे हुए हैं कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 अटेम्प्ट्स तक इसमें इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एज लिमिट 32 है। SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए कोई एज लिमिट फिक्स नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट की लिमिट फिक्स नहीं है। एज लिमिट जो है वो 37 साल फिक्स है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 अटेम्प्ट्स हैं और 35 ईयर की यहाँ पर फिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू जो रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए एक एकेडमिक एक्सपर्टाइज, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी और जो चीज़ों को गंभीरता से समझे, गहराई से समझे, तथ्यपरक चीज़ों पर अपना ध्यान रखे और एक ओवरऑल एक कंप्लीट पर्सनैलिटी की खोज के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। एग्ज़ाम टोटल 3 स्टेज में होता है। आइए इनको एक के बाद एक स्टडी करते हैं। सबसे जो पहली स्टेज होती है जिसे हम IAS प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन का होता है। जो दूसरा पेपर होता है उसे हम CSET के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होते हैं। 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। ये मेरिट में रोल प्ले नहीं करता है। मेरिट जो बनती है वो जनरल स्टडीज़ के बेस पे ही बनती है। तो यदि आपका जनरल स्टडीज़ पे अच्छी कमांड है तभी जा कर के आप इसमें प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्ट होकर मेंस परीक्षा के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम की हम बात करें तो मेंस एग्ज़ाम जो होता है सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप, आपको 4 में से एक सही का चयन करना है। लेकिन जो मेंस एग्ज़ाम होता है सब्जेक्टिव टाइप, इसमें आपको पेपर लिखने होते हैं। तकरीबन इसमें 9 पेपर होते हैं जिसमें से 7 पेपर की मार्किंग आपकी
मेंस मार्किंग में ऐड की जाती है। 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर के तौर पर लिए जाते हैं, वो मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाते हैं, जिनकी डिटेल हम आगे देखेंगे तक। और 7 पेपर ऐसे होते हैं जिनमें आपको जो मार्क्स मिलते हैं उन्हीं मार्क्स मिले हुए मार्क्स को मेरिट में ऐड किया जाता है और उसी के आधार पर कैंडिडेट को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे 1000 पोस्ट टोटल आती हैं, तो 1000 पोस्ट में से प्रीलिमिनरी या प्रारंभिक परीक्षा के द्वारा एक पोस्ट पर 15 उम्मीदवारों का, मतलब 1000 पोस्ट पर 15,000 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। और मेंस परीक्षा में से तकरीबन 3000, 1:3 के रेशियो में 1000 पोस्ट के लिए 3000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इन 3000 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में से फिर आपका सिलेक्शन होगा मुख्य मतलब मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर जो मार्क्स होते हैं मेरिट लिस्ट में, उसमें प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करते, ये आपको ध्यान रखना है। केवल मेंस परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर मेरिट तय होती है। यदि आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और इंटरव्यू में यदि आपके मार्क्स कम भी हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका सिलेक्शन पक्का होता है। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि आपकी मेंस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो, आपके पेपर्स की जो राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मेंस में आपको जितने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये यहाँ पर मेंस के पेपर की डिटेल दी गई है। एक पेपर ए और पेपर बी। जो पेपर ए है वो एक लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ इंडियन लैंग्वेज को सम्मिलित किया गया है, उन लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का आपको सिलेक्शन करना होता है। एक पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, लेकिन इन दोनों पेपर के मार्क्स को केवल क्वालिफाइंग मार्क्स के तौर पे लिया गया है। आपको ये पास करना जरूरी है, ये मेरिट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो मेरिट में कौन कौन से पेपर इंक्लूड होते हैं? पेपर नंबर 1 ऐसे ही निबंध का पेपर। आपको एक निबंध का पेपर होता है जिसमें कुछ निबंध आपको लिखने होते हैं कुछ विषयों पर, उसके मार्क्स 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडीज 1 का। इसमें भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता, प्राचीन भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, वर्ल्ड और समाज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस पेपर में पूछे जाते हैं। 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। पेपर नंबर 3 की हम बात करें, ये जनरल स्टडीज 2 के नाम से जाना जाता है, सामान्य अध्ययन 2। इसमें गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती हैं, संविधान होता है, पॉलिटी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से काम करेंगी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। पेपर नंबर 4 की बात करें, जनरल स्टडीज 2 है, 250 मार्क्स का पेपर है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, तो बहुत कुछ ही आपकी टेक्नोलॉजी, विज्ञान से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर ये हो जाता है। पेपर नंबर 5 इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, मतलब मोरल स्टडीज से रिलेटेड और आपकी सोच से रिलेटेड पेपर ये रहता है। 250 मार्क्स का ये भी रहता है। पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना पड़ता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इन 2 पेपर में पूछे जाते हैं, जो किसी सब्जेक्ट में आपकी अंदर गहराई तक के नॉलेज को प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चयन करना पड़ता है, जिसके 2 एग्जाम होते हैं। टोटल जो रिटर्न टेस्ट का जो मार्किंग बनती है वो बनती है 1750 1750। पर्सनैलिटी टेस्ट की मार्किंग होती है 275 और टोटल जो ग्रांड टोटल बनता है वो बनता है 2025। इन 2025 में से जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आते हैं वो सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, और उसमें जो हाईएस्ट रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं वो आईएएस के लिए सिलेक्ट होते हैं। उसके बाद आईएफएस, उसके बाद आईपीएस और अदर सर्विसेज के लिए मेरिट लिस्ट नीचे जाती है। यहाँ पर ये आपको टाइम टेबल दिया गया है 2021 में, मतलब 2020 का जो एग्ज़ाम जो सिविल सर्विसेज की जो प्रोसेस है उसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ये उसकी पूरी की पूरी टाइम टेबल यहाँ पर 2021 का दिया गया है मेंस का यहाँ पर। और आप देख रहे होंगे कि 5 दिन के अंदर 9 पेपर कंडक्ट किए जा रहे हैं। मतलब आपको कितनी तैयारी करनी है ये इसीलिए मैंने स्लाइड में डाला हुआ है। कट ऑफ डिटेल की बात करें, आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आप तीनों के कट ऑफ देखिए। जनरल के लिए मैं यहाँ बात करूँगा, बाकी कट ऑफ आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 200 में से 98 मार्क्स जनरल कैटेगरी में जिसके हैं, मतलब 50% से भी कम 49% पे आपका प्री एग्ज़ाम से मेन एग्ज़ाम देने के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेंस के कट ऑफ को हम देखें, दैट इज़ ये 2019 की यहाँ पर स्कोरिंग दी गई है
751 1750 में से 750 मार्क्स जिस बच्चे ने लिए हैं मेंस एग्ज़ाम में, वो भी सिलेक्ट हो गया है मेंस एग्ज़ाम के लिए। और आईएएस का जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ है वो कट ऑफ है 961। 2025 में से जो फाइनल कट ऑफ है दैट इज़ 961। आप ये कट ऑफ आप देख रहे हैं कि कितना कम कट ऑफ होता है। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल इतना टफ होता है कि बच्चे कंप्लीट पूरे बहुत कम मार्क्स ही बच्चे अचीव कर पाते हैं। इसी तरीके से ये सारा कैटेगराइजेशन आपको दिया गया है। आइए इसके आगे चलते हैं। रैंक वाइज अलॉटमेंट। अब आपका कट ऑफ भी आ गया, 1000 जो सिलेक्शंस होने थे, 1000 बच्चों की एक मेरिट लिस्ट भी इशू कर दी यूपीएससी ने। अब उसमें से जो आईएएस के लिए सिलेक्शन होता है उसकी लास्ट रैंक जनरल कैटेगरी में होती है 105, मतलब जिनकी 105 रैंक है ओवरऑल इंडिया में वही आईएएस के लिए सिलेक्टेड हो पाएंगे। उसके अलावा कोई चाहता भी है तो उसे आईएएस की रैंक नहीं मिलेगी, आईएएस उसे कैटेगरी नहीं मिलेगी। आईएफएस के लिए 152 तक का सिलेक्शन होता है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए यदि आपकी 245 रैंक है एग्ज़ाम में तब आपको आईपीएस अलॉट होगा। फिर आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसमें इनकम टैक्स कमिश्नर वगैरह होते हैं या जो जीएसटी कमिश्नर वगैरह अब जो होते हैं तो वो या कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, इन डिपार्टमेंट्स की जो टॉप लेवल की पोस्ट होती हैं उनके लिए सिलेक्शन इस रैंक के थ्रू होता है। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ए कैटेगरी की सर्विसेज हैं और बी कैटेगरी की सर्विसेज हैं जो 24 अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं, तो मेरिट लिस्ट के आधार पर अलग अलग तरीके से उनका सिलेक्शन होता चला जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पूरे की पूरे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी। हम आईएएस की इस सीरीज पर कुछ और वीडियोस बनाएंगे जिसमें क्या कैपेबिलिटीज़ ज़रूरी होती हैं, कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ क्या रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी शुरू करनी होगी, कैसे तैयारी करनी होगी, इन पर अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। तकरीबन 5 वीडियोस की हम ये पूरी सीरीज बनाएंगे। तो आप मुझसे जुड़े रहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और इसी तरीके के नए वीडियोज़ में आप तक पहुँचाता रहूँ। तो एक बार फिर से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।